दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा में ग्राम्य समाज एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि इस खंड से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों ग्राम्य समाज एवं विकास खंड को अच्छे से तैयार करना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम्य समाज और विकास का पहला टॉपिक ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। दोस्तों इस अध्याय को पढ़ने के क्रम में हम इम्पॉर्टेंट तथ्यों और प्रश्नों को अंडरलाइन करते चलेंगे, ताकि आप उन पर विशेष फोकस कर सकें और उनको याद कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्राम्य समाज एवं विकास का टॉपिक 1 ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। दोस्तों देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम्य विकास भी रहा है। तो जो भी विकास रहा है इसमें, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की उसके बाद भारत में जो प्लानिंग या नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसका एक उद्देश्य ग्राम्य विकास या रूरल डेवलपमेंट रहा है। ग्राम्य विकास में सरकार का दखल आवश्यक इस आधार पर माना जाता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद आबादी का अधिकतर भाग गांव में निवास करता है। स्वतंत्रता के समय भारत में 80% से अधिक लोग गांवों में रहते थे। बाद में धीरे धीरे शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बाद में अभी भी हमारे गांव में काफ़ी लोग निवास करते हैं, इसलिए ग्राम्य विकास बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आइए जानते हैं ग्राम्य विकास क्या है। दोस्तों ग्राम विकास प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन है, जिसकी आवश्यकता मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाने के लिए है। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी यानी काम और आय के अवसरों का प्रावधान भी ग्राम्य विकास के अंतर्गत शामिल है। आइए जानते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम्य विकास की आवश्यकता क्या थी। दोस्तों आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, यानी हमारे यहाँ उद्योगों की कमी थी। जो भी उत्पादन था वो कृषि पर आधारित था और जनसंख्या के लगभग 85% लोग, यानी देखिए काफ़ी बड़ी संख्या जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी और उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि और उनसे संबंधित अन्य कार्य थे। 20वीं सदी के प्रारंभ के पूर्वार्ध के वर्षों में हुआ ये कि कृषि की विकास दर केवल 0.3% थी, निरक्षरता 84% थी, मलेरिया, हैजा, चेचक और अन्य बीमारियों का सामना करने में जन स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थीं और 1947 में मृत्यु दर लगभग 27 प्रति हजार थी। दोस्तों मुख्य रूप से लोग कृषि पर आश्रित थे। फिर भी औपनिवेशिक सरकार ने निर्यात की जाने वाली फसलों जैसे कपास, जूट और चाय को छोड़कर सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। और जब सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया तो खाद्य पदार्थों की जो उपलब्धता थी, उत्पादन था, वो बहुत कम रहा। इसके अलावा रेल प्रणाली का निर्माण बंदरगाहों को उत्पादन केंद्रों और बाजारों को जोड़ने के लिए किया गया। शिल्प क्षेत्र पर अंग्रेजों के शासन के दौरान बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और भारत का हथकरघा क्षेत्र जो था, हैंडलूम सेक्टर, वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गया था। औद्योगिकरण का आधार बहुत संकीर्ण था, जो कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बहुत ही कम जुड़ा हुआ था। दोस्तों भारत में कृषक वर्ग, इसके बारे में आइए जानते हैं। भूमि वर्ग की संरचना उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भरता की वजह से भिन्न भिन्न होती है। अगर हम देखें तो भूमि नियंत्रण की प्रकृति और भूमि का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह या एक ही जगह पर अलग अलग होता है, जो उस क्षेत्र की उत्पादकता पर निर्भर होता है। जिस क्षेत्र की उत्पादकता अधिक होती है वहाँ पर कृषि और अन्य गतिविधियाँ की जाती हैं, और जिसकी उत्पादकता कम होती है वहाँ पर कृषि कम की जाती है। और इसका मुख्य कारण ये है कि मृदा का प्रकार, जल की उपलब्धता, उन्नत कृषि विधियाँ का अपनाना, दूरसंचार का विकास, बाजार की ताकत का समेकन और राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये ऐसे कारक हैं जो कि भूमि नियंत्रण और भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। कृषि वर्ग में आइए देखते हैं सामंतवादी कृषि प्रणाली के बारे में। सामंतवादी वे परिवार हैं
जो सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्से के मालिक होते हैं या फिर उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वे खेती का कार्य में शामिल नहीं होते हैं। जैसे बड़े जमींदार और भूमिधर कृषक जो खेती नहीं करते हैं, वो अन्य लोगों से, मजदूरों से खेती करवाते हैं। वे अपनी भूमि काश्तकार को खेती के लिए पट्टे पर देते हैं और भूमि से उनकी आय का मूल स्रोत काश्तकार द्वारा दिया गया किराया है। उनके द्वारा लिया गया किराया फसल उत्पादन के रूप में हो सकता है या फिर नकद हो सकता है। फसल के रूप में जो किराया लिया जाता है पुनः एक निश्चित मात्रा या काश्तकार द्वारा उपजाई गई फसल का एक निश्चित हिस्सा हो सकता है, जबकि नकद किराया सामान्यतः एक निश्चित राशि होती है। काश्तकार वर्ग सामान्यतः पारिवारिक श्रम के माध्यम से स्वयं और छोटे खेतीबाड़ी करने वालों के घरों के रूप में पहचाने जाते हैं। और कृषकीय वर्ग में जो दूसरा वर्ग है, जो पूंजीवादी कृषि प्रणाली के रूप में, तो वे किसान जो काफ़ी भू संपत्तियों के स्वामी हैं या उन पर नियंत्रण करते हैं, जो अपने खेतों में खेतीबाड़ी श्रमिकों की सहायता से स्वयं अपने निर्देशन या प्रतिनिधि के मार्गदर्शन से करवाते हैं, उनको पूंजीवादी किसान कहा जाता है। वे स्वयं सीधे रूप से कृषि गतिविधियों में कार्यरत नहीं होते हैं। ये लोग भी अपना खेती का कार्य किसानों से या मजदूरों से करवाते हैं। आंदोलन, दोस्तों आंदोलन क्या होता है, मूवमेंट, और उसका अर्थ और विशेषता जानते हैं। कोई भी सामूहिक एकजुटता ज़्यादातर एक या दूसरे प्रकार के आंदोलन के रूप में वर्णित होता है, जैसे कि काश्तकारों का, श्रमिकों का, विद्यार्थियों का, महिलाओं का या पिछड़े वर्गों या जनजातीय समूहों का जो एकजुटता जो होती है, ये आंदोलन कहलाती है। दोस्तों आंदोलन का एक निश्चित जो है मांग होती है और उनका एक लक्ष्य होता है। आंदोलनों की पहचानने योग्य संरचना होती है, उन्हें लक्षणों के संदर्भ में समझा जा सकता है। आंदोलन में उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्सर एक कार्यनीति होती है और समग्र कार्यनीति के हिस्से के रूप में युक्तियां या तरीके भी लगाए जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आधुनिक काल में सामाजिक आंदोलनों का परिप्रेक्ष्य बढ़ा है। सामाजिक आंदोलन को एक या अन्य मानदंडों, विचारधारा, कार्यनीति, प्रकृति और संरचना में परिवर्तन और सुधार की सीमा का उपयोग करते हुए कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऐसे आंदोलनों से संबद्ध लोगों की मुख्य श्रेणियां ये हैं, जो काश्तकार, श्रमिक, छात्र, राजनीति, जाति और समूह, महिलाओं आदि के आंदोलन। दोस्तों आंदोलन और परिवर्तन विश्लेषण के लिए रूपरेखा देख लेते हैं। तो हम आंदोलनों के द्वारा परिवर्तन लाने या परिवर्तन रोकने के लिए अपनाए गए साधनों के आधार पर दो वर्गों की पहचान कर सकते हैं। एक तो संस्थागत और गैर संस्थागत साधन हैं और व्यवस्था से संबंधित हैं, जो इस व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली स्थापित शक्ति द्वारा परिभाषित होते हैं। सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले आंदोलन 1950 के पहले जो आंदोलन थे दोस्तों, उनमें कृषि भूमि संघर्ष जो अंग्रेजों के काल में उत्पन्न हुआ, उनको सामान्यतः दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला तो अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक, जिनमें 1857 का विद्रोह भी शामिल है। इसका प्रारंभ ज़्यादातर जनजातियों और काश्तकारों द्वारा कम संगठित तरीके से हुआ। दूसरे प्रकार का आंदोलन 1857 के बाद 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों तक के विद्रोह, जो अंग्रेजों की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों, अकालों के बार और नई भू राजस्व व्यवस्था जो काश्तकारों पर बोझ हुई, एक नए प्रशासनिक तंत्र और नए दीवानी नियमों की वजह से और तेज हुए। इसके अलावा सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न होने वाले आंदोलन कुछ 1950 के बाद भी चले। इनमें कुछ आंदोलन सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न हुए क्योंकि भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमा था। उनकी वृद्धि सामंतवादी शक्तियों के साथ अफसरशाही और नेताओं के छुपे सहयोग से बाधित थी। आइए देखते हैं दोस्तों ग्रामदान 1950 के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन था ग्रामदान। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति और गांधी जी की मृत्यु के बाद तिभागा यानी तेभागा और तेलंगाना आंदोलनों की समाप्ति पर भूदान आंदोलन का उदय हुआ था। भूदान आंदोलन बाद में ग्रामदान आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया और आप जानते हैं दोस्तों, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। ग्रामदान और भूदान आंदोलन गांधी जी की परिकल्पना के विस्तार थे, जिसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व को न्यास या ट्रस्टी की संपत्ति में बदलना था, विशेषतः भूमि के मामले में।
न्यास स्वामित्व क्या है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य ये था कि उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, मशीनें आदि के स्वामी अपनी संपत्ति और उपक्रम इसके न्यासी बन जाएं और उस जन समुदाय यह उस समुदाय की होगी जो उस पर श्रम करेगा और ये उस समुदाय के हित के लिए भी जो पूंजीपति है वो कार्य करेंगे। दोस्तों विनोबा भावे का भूदान आंदोलन नालगोंडा के पोचमपल्ली से प्रारंभ हुआ था, जो कि तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली था। और इस आंदोलन में क्या किया गया कि काश्तकारी और कृषि श्रमिकों के शोषित वर्ग के लिए उत्पादन और वितरण की वैकल्पिक समतावादी व्यवस्था के लिए संरचनात्मक विकल्प बनाने का प्रयास किया गया, जिससे सामंतवादी कृषि भूमि व्यवस्था को बदला जा सके। और भूदान आंदोलन इस बात से प्रेरित था कि जो बड़े जमींदार और बड़े काश्तकार हैं वो अपनी भूमि को जो हिस्सा प्रयोग में नहीं है उनको ऐसे किसानों को दे दिया जाए जो भूमिहीन और मजदूर हैं। इसी के साथ स्वतंत्रता के बाद एक आंदोलन नक्सलवाड़ी और नक्सली आंदोलन भी चला था। ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ हुआ था, इस कारण इसको नक्सलवाड़ी आंदोलन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में नक्सलवाड़ी आंदोलन का उदय 1967 यानी 1967 में हुआ था। नक्सलवाड़ी आंदोलन क्या था? तो ये काश्तकारों का संघों का सामंतवादी शोषण और भूमि सुधारों के विनाश के विरुद्ध एक लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष था। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष था कि पश्चिम बंगाल की समस्या का सार किसी अन्य राज्य की तरह ही सामंतवादी व्यवस्था में होने वाला संघर्ष था, जिसमें जमींदारों के हाथों में भूमि का स्वामित्व केंद्रित था और इसी स्वामित्व को समाप्त करने के लिए किसान एकजुट हुए थे। एक देखिए दोस्तों बरगा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों से है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि नक्सलवाड़ी आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या फिर इसके कारण क्या थे। फिर दोस्तों एक बरगा ऑपरेशन है। तो दोस्तों ऑपरेशन बरगा भी पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों का चलाया, जो बटाईदारों के अभिलेखन और बटाईदारों को अस्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किया गया। बर्गादार पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक संख्या में थे। वे कृषि श्रमिकों के साथ वहाँ के कृषि के रीढ़ की हड्डी हैं। 1977 में वाम दलों के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में 1978 से ऑपरेशन बरगा एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। इस ऑपरेशन का एक प्रमुख पहलू बर्गादारों का पंजीकरण था और 30 जून 1985 तक अनुमानित कुल 20 लाख बर्गादारों में से 10,13,000 बर्गा अभिलेखों को पूर्णतः सुरक्षित किया गया। बर्गादारों के पंजीकरण ने बटाईदारों को पट्टों की कानूनी सुरक्षा दी और केंद्र की कांग्रेस सरकार यानी नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। दोस्तों हाल में किसानों की कई समस्याएं हैं, कृषि की भी समस्याएं हैं। ये समस्याएं भूख से मृत्यु, किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं इनसे और अधिक प्रदर्शित होती हैं। दोस्तों अभी भी हमारे यहाँ भूख से होने वाली मौतों की ज़्यादातर संख्या देश के पिछड़े क्षेत्रों से नियमित रूप से दर्ज होती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अब राजस्थान में इसकी संख्या बढ़ रही है। यद्यपि WTO समझौता यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार समझौता विशेषतः आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधी हटाने के परिणामस्वरूप पश्चिमी देशों के बड़े नियमित किसानों को मिलने वाली भारी अनुदानों की वजह से होने वाली असमान प्रतिस्पर्धा ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। देखिए AIKSS। देखिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जो कि वर्तमान अयोध्या जनपद में नई कृषि नीति के विरोध में मार्च 2001 में काश्तकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान शुरू हुआ, जिसमें WTO के विरोध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और सितंबर 2001 में ऋण से स्वतंत्रता का एक प्रभावशाली सम्मेलन पंजाब के मनसा में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये सब कृषकों की दुर्दशा और कृषि की समस्याओं पर आधारित प्रमुख प्रयास थे जो किसानों द्वारा किए गए थे। ग्राम विकास प्रशासन।
दोस्तों, हमारे देश में ग्राम विकास की दिशा आवश्यक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के रूपांतरण और आधुनिकीकरण और गरीबी उन्मूलन की ओर होनी चाहिए। और इस उद्देश्य के लिए हमें ग्रामीण, विशेषकर निर्धन ग्रामीणों के लाभ के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि संसाधनों का उनके हित में आवंटन हो। भारत जैसे देश में बदलाव लाने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए 3 स्थितियां होनी चाहिए। कौन कौन स्थितियां हैं दोस्तों? देखिए, पहली स्थिति है नौकरशाही को सामाजिक बदलाव के प्रमुख साधन के रूप में सफल होना है, तो अपने विचारों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और अपनी दिशा को, प्रवृत्ति को बदलना होगा। दूसरी, नौकरशाही संगठन और ढांचे को उचित रूप से विकेंद्रीकृत होना चाहिए, कठोर प्रक्रियाओं से मुक्त होना चाहिए और लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। और तीसरी बात ये कि प्रशासनिक कार्य व्यापक रूप से राजनीतिक नेताओं के समर्थन और सहयोग से प्रभावित होते हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि अधिकारीगण और राजनीतिक नेता अपनी पूरक भूमिकाओं को नए सिरे से समझें और उसी के अनुसार कार्य विषय संबंध बनाएं। आइए देखते हैं प्रशासनिक तंत्र यानी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों देखिए, औपनिवेशिक शासकों से विरासत में जो प्रशासन व्यवस्था मिली थी, उसमें ग्राम विकास के कार्य और उसकी जिम्मेदारियां कुछ सौंपी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इनको आप नोट करिए। राजस्व और सामान्य प्रशासनिक संगठन और ढांचे को ग्राम विकास कार्यों के लिए सक्रिय किया गया है और इस कार्य के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट में पहली बार बड़े पैमाने पर सीधे फील्ड के स्तर पर विकास प्रशासन गठित करने का प्रयास किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत 1952 में हुई। दोस्तों, इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए इसमें तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई और मानव शक्ति के प्रशिक्षण को शामिल किया गया। अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने 1952 में प्रस्तुत अपनी पहली रिपोर्ट में पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया था और इस समिति ने राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव के विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था का एक प्रारूप दिया था। और देखिए, यहीं से जो अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति जो 1952 में रिपोर्ट दिया था, इसी ने 100 से 200 गांवों को लेकर एक विकास खंड यानी ब्लॉक के रूप में तालुक की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसे राजस्व प्रभागी अधिकारी के खंड विकास अधिकारी के अधीन रहना था। और इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश किया गया कि जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों को कलेक्टर के अधीन एकीकृत किया जाए और उसकी सहायता के लिए विशेषज्ञ अधिकारी हों। इसके साथ साथ इसमें नीतियों के समन्वय और संयुक्त कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति की और एक गैर सरकारी बोर्ड की सिफारिश की गई थी। दोस्तों देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड यानी ब्लॉक का सृजन योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया, जिसमें स्व सहायता और जनता की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि को शामिल किया गया। दोस्तों, अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई है ग्रामीण विकास के लिए। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन 1979 में किया गया और यह 1982 तक इसी रूप में चलता रहा। और जो ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय था, इसका नामकरण 1982 में ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, जनवरी 1985 में यह कृषि और ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास प्रभाग बन गया और सितंबर 1985 में इस मंत्रालय का नाम फिर से बदलकर कृषि मंत्रालय कर दिया गया और इसमें एक अलग ग्राम विकास प्रभाग रखा गया था। और अप्रैल 1999, याद रखिएगा दोस्तों, अप्रैल 1999 से इसे फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय कहा जाने लगा। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने पूर्ण मूल रूप में 1999 से फिर से आ गया है। दोस्तों, ग्राम विकास मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है। इसके 2 विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। ये भी जानना जरूरी है। विभागों का प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं। अगर हम ग्राम विकास मंत्रालय की बात करें तो इसकी जिम्मेदारी होती है कार्यक्रमों का निरीक्षण यानी निगरानी करना,
धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय, निर्देशन, योजना और नीतियां बनाना ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है, ताकि ग्राम का या गांव का विकास किया जाए। ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान और लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद नामक संस्थाएं होती हैं। एक राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में की गई, तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना 1984 में की गई। इसका उद्देश्य ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना इसका उद्देश्य था। अब आइए केंद्र के बाद आइए देखते हैं राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग सभी राज्यों में एक अलग ग्राम विकास विभाग होता है, जिसका प्रमुख एक सचिव होता है। इसके ऊपर कृषि और ग्राम विकास हेतु विकास आयुक्त होता है। दोस्तों, राज्य स्तर पर प्रारंभिक चरण में विकास आयुक्त का पद था, जो कि विकास समिति की निगरानी में चलने वाले सभी विकास कार्यों का प्रभारी होता था। विकास समिति का अध्यक्ष सामान्यतः मुख्यमंत्री होता था और अधिकतर मामलों में योजना विभाग अथवा ग्राम विकास विभाग नीति, नियोजन और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति की योजनाओं की समीक्षा, स्वीकृति, समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन का काम करती है। दोस्तों, राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको जिला स्तर पर कैसे संचालित किया जाता है। देखिए, जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि जब से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये तिथि है 1982 1952, तो जिला कलेक्टर को जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख बनाया गया। कलेक्टर ही जिले की योजनाओं का समन्वय करता और जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता था। इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिनकी सहायता एक जिला योजना अधिकारी करता था। वर्ष 1969 में छोटे किसानों को ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण यानी क्रेडिट समीक्षा समिति की नियुक्ति की, जिसकी सिफारिश पर लघु किसान विकास एजेंसी यानी SFDA और सीमांत किसान एवं खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी यानी MFAL का गठन किया गया। एक है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। ये 1860 के अंतर्गत पंजीकृत जिला स्तर पर एक स्वायत्त शासी एजेंसी, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर की स्थापना की गई। इसका काम SDF और MFAL को लागू करना था। और इसी के साथ दोस्तों, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP और मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP, इसको 1970 के दशक में शुरू किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आपके लिए एक होमवर्क है, एक्सरसाइज है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP और मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP किस वर्ष शुरू हुए हैं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खंड और गांव के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, तो आप जानते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड यानी ब्लॉक का निर्माण योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियां जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि शामिल थीं। खंड प्रशासन में खंड स्तर पर एक अधिकारी यानी खंड विकास अधिकारी BDO को रखा गया। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार परियोजनाओं को समीक्षा के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की थी। और दोस्तों, इस समिति ने ये सुझाव दिया कि ऊपर जिला स्तर, मध्य खंड में मध्य स्तर और नीचे ग्राम स्तर को लेते हुए परस्पर त्रिस्तरीय ढांचे में खंड की बुनियादी इकाई तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत में विकेंद्रीकरण के विकास में बलवंत राय मेहता समिति बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिसका गठन 1957 में किया गया था। खंड स्तर पर विकास कार्यक्रमों की समीक्षा BDO की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कर्मचारियों और अन्य खंड कर्मचारियों की बैठक में पाक्षिक आधार पर की जाती है। खंड के सभी कार्यकलापों की समीक्षा उसके प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत समिति की आम समिति की तिमाही बैठक में की जाती है, जहां BDO सदस्य सचिव की हैसियत से उपस्थित रहता है। ऋण या क्रेडिट आपूर्ति और समन्वय की समीक्षा के लिए एक खंड स्तरीय समन्वय समिति होती है, जिसकी बैठक एक नियत तारीख में महीने में एक बार होती है और पंचायत समिति का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है।
अब आइए देखते हैं दोस्तों जिला ग्राम विकास एजेंसी यानी DRDA के बारे में। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इसका सृजन क्यों किया गया है? दोस्तों ग्राम विकास मंत्रालय ने ये सिफारिश की थी कि जिला स्तर पर नियोजन और क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका जिला ग्राम विकास एजेंसी यानी DRDA को निभानी चाहिए। इस एजेंसी का अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है। तो DRDA जो कि जिला विकास मंत्रालय के जिला स्तर पर नियोजन और क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, इसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है। जिला ग्राम विकास एजेंसियों का गठन स्वायत्त शासी एजेंसियों के रूप में छठी योजना के आरंभ में हुआ, जब देश के सभी खंडों में IRDP और NREP की शुरुआत की गई। जिले में कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की प्रभारी जिला विकास एजेंसी होती है और DRDA के अध्यक्ष को एजेंसी की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी समिति के गठन का अधिकार है। समिति में सदस्य की हैसियत से जिला स्तर के अधिकारी होते हैं और ऐसे अधिकारी जिनका संबंध ग्रामीण विकास से होता है। ग्राम्य विकास मंत्रालय, दोस्तों देखिए ग्राम्य विकास मंत्रालय ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला विकास समिति के गठन का सुझाव दिया था। इसका मुख्य कार्य है जिला स्तर के सभी विभागों और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंक जैसी अन्य एजेंसियों के काम में तालमेल करना। ये समिति जिले में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और कार्यक्रम के क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधी दैनिक समस्याओं का निपटारा भी करती है। जिला योजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जिला योजना समिति ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से 243 ZD अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किसको? राज्य सरकार को सौंपा गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है जिला योजना समिति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है और इसका गठन किसका है, इसके गठन का दायित्व किसका है? तो ये जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकारों को है। इनका काम है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी वर्ग के लिए शहरी नागरिक और विकास निकायों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होने वाली मिली जुली योजनाएं तैयार करें। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है जिला परिषद का अध्यक्ष। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे स्तर ग्राम पंचायत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे विकास योजनाओं की पहचान करें और उनकी प्राथमिकता तय करते हुए उसी के अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति से उसकी कार्य योजना तैयार करें। अब आइए लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपार्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए हाल के वर्षों में गैर सरकारी संगठनों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने की पहल की। कई मामलों में उन्हें सरकार से सहायता अनुदान भी मिला। ग्राम विकास में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1986 में पूर्ववर्ती पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया यानी PADI और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी यानी CART, इन दोनों को मिलाकर एक नोडल एजेंसी लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कापार्ट का गठन किया गया। जहां PADI की स्थापना स्वैच्छिक संस्थाओं को ग्राम विकास के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए हुई थी, वहीं CART जो है दोस्तों कार्ट का गठन 1982 में प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकी को स्वैच्छिक एजेंसियों के स्तर पर व्यवहार में लाकर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित करना था। कापार्ट का मुख्य कार्य क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कापार्ट का मुख्य कार्य कार्यक्रम के बजट से उन स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरित करना जो SGSY और SGRY ग्रामीण आवास और पेयजल तथा स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। कपार्ट का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री कपार्ट का अध्यक्ष होता है। ग्राम विकास राज्य मंत्री इसकी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है। पंचायती राज संस्था के स्तर पर लेखा और लेखा परीक्षा के रखाव को सुदृढ़ करना। दोस्तों ये देखिए पंचायती राज संस्था के स्तर पर लेखा और लेखा परीक्षक के रख रखाव को सुदृढ़ करना। और 11वें वित्त आयोग ने ये सिफारिश की थी कि जिन ग्राम पंचायतों के पास लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी नहीं हैं वे इस काम को अनुबंध के आधार पर करवा सकते हैं।
इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 4,000 रुपये व्यय करने का अधिकार है। अब आइए दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जो हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? अक्टूबर 1952 में लागू किया गया। ये पहला प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम था। इसके उद्देश्यों को पढ़ लीजिए क्योंकि इसके उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। सामुदायिक विकास योजना के जो उद्देश्य थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थाओं का विकास, खाद्य और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तन करना। और आरंभ में इसमें कुल 55 परियोजनाएं शामिल थीं, जिसमें अनेक तरह के कार्यक्रम थे। कृषि, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, आवास और ग्रामीण संचार के विकास से संबंधित। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं, दोस्तों इनका विकास या प्रारंभ 1953 में हुआ। इसमें कर्मचारियों की संख्या कम थी, सीमित आर्थिक प्रावधान थे, तो इसलिए विकास कार्य स्व सहायता के प्रयासों से आगे बढ़े। प्रारंभ में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं 3 वर्ष के लिए शुरू की गई थीं, जिनमें प्रत्येक विकास खंड के लिए किन किन बातों पर? कृषि, पशुपालन, ग्रामीण संचार और सामाजिक शिक्षा परियोजना पर ध्यान रखने के लिए 4.5 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान था। 3 वर्ष के बाद खंड राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में थे, उन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम खंडों में रूपांतरित किया गया, जिसमें सहकारिता, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण उद्योग, आवास आदि अन्य गतिविधियों के साथ कृषि में सघन विकास कार्यक्रम चलाने के लिए 15 लाख का प्रावधान 3 वर्षों के लिए था। और दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना हुई। इसके विकास की गतिविधियां मौजूदा प्रशासनिक तंत्र की राजस्व एकत्र करने की गतिविधियों से पूरी तरह भिन्न थीं और विकास को इसमें जन केंद्रित माना गया। नियोजन के महत्व और विकास के अंतर विषयक प्रयासों को पहचाना गया। प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति के अंतर विषयक प्रयासों को पहचाना गया और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति और तकनीक और प्रौद्योगिकी आदानों के संयोजन को महत्व दिया गया। इसके अलावा नई कृषि तकनीकों को लागू किया गया और इसमें ये विचार था कि ये तकनीकें पारंपरिक तकनीक की तुलना में बेहतर कार्य करेंगी और इसके परिणाम स्वरूप कृषि ऋण सहकारी समितियां, प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, दवाखाना, मातृत्व शिशु कल्याण केंद्र आदि संस्थाओं की स्थापना हुई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरित क्रांति की अवस्था के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाई और इसने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। और हरित क्रांति के प्रारंभकर्ता देखिए यूएसए के वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान करके अधिक उत्पादकता वाले बीजों यानी हाई यील्डिंग वैरायटी की खोज की और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। इन्होंने मैक्सिको की पद्धति से भारत में जो है भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी और प्रायोगिक तौर पर ये वर्ष याद रखिएगा 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम अपनाया गया और 1966 में इसे पूरे देश में लागू किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक थी, इसके अंत को कृषि उत्पादन के ठहराव और खाद्यान्नों की कमी को पहचाना जाता है। फोर्ड फाउंडेशन टीम 1959 की रिपोर्ट जिसका शीर्षक भारत की खाद्यान्न समस्या और उसके निराकरण के लिए उठाए गए कदम ने कृषि क्षेत्र के पुनर्संगठन की रूपरेखा प्रदान की। रिपोर्ट ने ये सिफारिश की कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिले से चुने गए प्रगतिशील किसानों को बेहतर तरीके से और सुविधाएं दी जानी चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में ग्राम विकास के तरीकों को नई दिशा मिली और इसमें कृषि उत्पादन को बहुत महत्व दिया गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ग्राम विकास में प्रौद्योगिकी अवस्था प्रारंभ की गई, सघन कृषि विकास कार्यक्रम और अधिक उपज किस्मों का कार्यक्रम लागू किया गया। सघन कृषि विकास कार्यक्रम को 1961 में और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम को 1964 में प्रयोग के आधार पर लागू किया गया और सघन कृषि विकास कार्यक्रम को 3 चयनित जिलों में शुरू किया गया। बाद में इसे 15 राज्यों के 16 जिलों में विस्तारित किया गया। इस कार्यक्रम ने मुख्यतः 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जिनके नाम कृषि उत्पादन में अधिक निवेश,
कृषि उत्पादों की अधिक कीमतें और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साधन थे। दोस्तों, सघन कृषि विकास कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम अच्छी फसल की पैदावार में सहायक हुए। इन दोनों कार्यक्रमों में फसल की किस्मों पर उर्वरक का कम प्रभाव था, लेकिन 1963 में उच्च श्रेणी के बीज अपनाए जाने में वृद्धि हुई, जो गेहूं की मैक्सिको की किस्म और धान की ताइचुंग की स्थानीय किस्म के परिचय से हुई। मैक्सिको में बीज के सिंचित भूमि में 10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता पाई गई, जबकि मौजूदा किस्म की पैदावार 1.2 टन थी। एक और परिवर्तन आया कि R8 धान और उच्च पैदावार किस्मों जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का को अपनाने से आया, और उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों को इस तरह तैयार किया गया कि वे पानी और उर्वरक के प्रति संवेदनशील हों। फिर भी इन बीजों ने कीटनाशकों के उपयोग को आवश्यक बना दिया, क्योंकि कीड़ों और खरपतवार से उनकी बहुत क्षति होती थी। और ये उच्च पैदावार वाली जो किस्में थीं, इनका कृषि की कीमतों पर महत्वपूर्ण असर पड़ा। इसने विशेष रूप से जमीन की एक इकाई की कीमत बढ़ा दी, लेकिन उत्पादन की प्रति इकाई कीमत में वृद्धि को नहीं बढ़ाया। तकनीक के उपयोग के परिणामस्वरूप व्यावसायिक आदानों का उपयोग गैर श्रमिक बाजार की तरफ झुड़ा। और दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति संभवतया चयनशील और विशिष्ट लक्ष्य की योजना थी। ये प्राथमिक रूप से उन क्षेत्रों के लिए थी जहां पर अनुकूल प्रारंभिक परिस्थितियां मौजूद थीं, जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, वहां पर हरित क्रांति अधिक सफल रहा। इसके अलावा गेहूं के संरक्षण की तकनीक भारतीय परिस्थिति में चावल और अन्य खाद्यान्नों की तुलना में सफलतापूर्वक अपनाई गई। तो इस योजना से दोस्तों गेहूं की फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, और इसने प्रारंभिक अवस्था में संपन्न किसानों को अधिक फायदा पहुंचाया जो तकनीक में निवेश कर सकते थे। इसने बड़े किसानों के यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहित किया। ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का उपयोग किया गया। नई तकनीक के उपयोग से श्रमिकों में वृद्धि और श्रमिकों का पलायन दोनों हुआ। पंजाब और हरियाणा में श्रमिकों की मौसमी मांग की वृद्धि की आपूर्ति देश के मध्य और पूर्वी भाग के श्रमिकों के पलायन से हुई। लेकिन दोस्तों, हरित क्रांति में जो विकास था वो असमान हुआ था, और इसके कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न में वृद्धि हुई। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों, विपणन योग्य अतिरिक्त खाद्यान्न और उत्पाद मूल्य निर्धारण नीति की वजह से संभव हुआ, जिसे इस तरह तैयार किया गया था कि किसान अपने उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए आकर्षित हों। और इसी समय उच्च पैदावार वाली किस्मों के लिए जो आवश्यक उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डीजल, इन पर रियायत यानी सब्सिडी दी गई, जिससे किसान इनका प्रयोग कर सकें। और हरित क्रांति प्रारंभिक रूप से गेहूं तक ही सीमित था। याद रखिएगा, हरित क्रांति प्रारंभिक रूप से गेहूं की फसल तक सीमित था। बाद में इसमें चावल को विस्तार दिया गया। क्योंकि हरित क्रांति में बड़े पैमाने पर उदासीन थी, यह संसाधनों के प्रति उदासीन नहीं थी। संपन्न किसान जिनके पास बेहतर साधन थे, सिंचाई और उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने की क्षमता थी, छोटे या सीमांत किसानों की तुलना में उच्च पैदावार वाली किस्मों को अपना करके अधिक लाभान्वित हुए। अब आइए देखते हैं क्षेत्र विकास और गरीब किसानों के लिए विशेष कार्यक्रमों के बारे में। वर्तमान में भारत के पास विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% भाग है, लेकिन यह विश्व की जनसंख्या के 17.5% भाग को सहारा देता है। यानी भारत विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, लेकिन यहाँ की आबादी दुनिया के संपूर्ण आबादी का 17.5% है। भारत में विश्व के चारागाहों का 10.5% है, लेकिन इसके पास विश्व के 18% से अधिक दुधारू पशु हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ये हमने आपसे पूछा था, इसका उत्तर यहाँ पर मिल गया। DPAP कार्यक्रम 1973-74 में प्रारंभ हुआ। ये एक पहला कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि में नमी को संरक्षित करना था। इसमें फसल उत्पादन, खाद्यान्न संचय और भूमि उत्पादकता पर सूखे से पड़ने वाले दुष्प्रभाव से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। और इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य सकल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण जनसंख्या के पिछड़े और शोषित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना था। दोस्तों, इसी के साथ एक मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP 1977-78 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करना
भूमि और जल का संरक्षण करना, जिससे कि मरुभूमि यानी रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया को रोका जा सके। एक और कार्यक्रम समन्वित परती भूमि विकास कार्यक्रम IWDP 1989-90 में चलाया गया, इसको याद रखिएगा। और सरकारी खराब भूमि और साधारण संपत्ति स्कीम को विकसित करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया, जो ग्रामीण और सूक्ष्म जल भंडारण योजना पर आधारित था। 1993-94 में प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई, जो परती भूमि को विकसित करने के लिए तकनीक को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा निवेश प्रोत्साहन योजना दोस्तों, ये 1994-95 में वन रहित भूमि को विकसित करने में कारपोरेट क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, निवेश प्रोत्साहन योजना। देखिए, ग्रामीण विकास में 1993-94 में प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण यानी TDET योजना आरंभ की गई, और इस योजना का उद्देश्य परती भूमि, जिस पर कृषि नहीं की जाती है, परती भूमि या ऊसर भूमि को विकसित करने के लिए तकनीकों का विकास किया गया। एक और दोस्तों, निवेश प्रोत्साहन योजना 1994-95 में ये वन रहित भूमि को विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई, और इसमें कारपोरेट क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। एक और कार्यक्रम है राष्ट्रीय जल विभाजक पनढाल विकास योजना, जो वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए थी, 1990-91 में प्रारंभ किया गया, और इसका उद्देश्य वर्षा पोषित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सुधार करना और पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करना। दोस्तों, जल विभाजक विकास कोष 2000-2001 में नाबार्ड के तहत 200 करोड़ राशि के साथ स्थापना की गई, और इसके अलावा योजना आयोग ने 1997 में वर्षा पोषित क्षेत्रों के विकास के लिए 25 वर्षों की परिप्रेक्ष्य योजना यानी पर्सपेक्टिव प्लान का निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया। इस योजना ने सहभागिता के तरीके से जल संभरण विकास और सूक्ष्म जल संभरण के उचित तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण गरीबी पर कैसे सीधा प्रहार किया जाए कि ग्रामीण गरीबी को समाप्त किया जाए। ग्रामीण गरीबी की संख्या जो है अपने यहाँ बहुत है, ये स्थिति दयनीय है। क्षेत्र विकास योजनाओं के साथ ग्रामीण जनसंख्या के गरीब वर्ग, जिसमें सीमांत किसान, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के श्रमिक शामिल थे, इनको सीधे लाभ पहुँचाने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए। देखिए, 1971 में 2 नए कार्यक्रम, एक का नाम लघु कृषक विकास एजेंसी यानी SFDA, और दूसरा सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी MFAL थे। उन्हें अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति 1969 की सलाह पर लागू किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण विकास के संख्यात्मक रूप से बड़े और आर्थिक रूप से गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाना था। लघु कृषक विकास एजेंसी की प्राथमिक भूमिका लाभार्थियों को पहचानना, उन्हें सहकारी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित करना, और इन सहकारी समितियों के माध्यम से अनुदान पर धन और आदान वितरित करना था। और सीमांत किसान और कृषि श्रमिक एजेंसियों की भूमिका सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों के रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान इन दोनों योजनाओं को समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसको इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया, और ये देश के 1818 विकास खंडों में लागू की गई। तो एक प्रश्न है कि समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। चुने हुए विकास खंडों में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978-79 में लागू किया गया, और इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1980 को सर्वसुलभ कराया गया। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को स्वरोजगार देना, उनको अनुदान के लिए बैंकों से धन और सहायता उपलब्ध कराना था। इसके अलावा देखिए, एक अन्य योजना है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण यानी ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास यानी ड्वाक्रा, और ग्रामीण शिल्पकारों को बेहतर औजार उपलब्ध कराना यानी सिट्रा, और गंगा कल्याण योजना GKY को ग्रामीण जनसंख्या की विशिष्ट आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के विशेष कार्यक्रमों के रूप में लागू किया गया। तो याद रखिएगा, ट्राइसेम, ड्वाक्रा और सिट्रा तथा GKI योजनाएं दोस्तों, ये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के योजनाओं के रूप में लागू हुई थी।
इसके अलावा स्वरोजगार कार्यक्रम कम प्रभाव के कारण वर्ष 1997 में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के पुनरावलोकन के लिए एक समिति गठित की गई और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कई उपयोजनाओं को एकाकी कार्यक्रमों की तरह बिना किसी वांछित संपर्कों के कार्यान्वित किया गया था। इस योजना में ये पाया गया। दोस्तों, इसमें हुआ ये कि इस समिति की संस्तुति पर समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम और संबद्ध कार्यक्रम जिसमें गंगा कल्याण योजना शामिल थी, उनको मिलाकर 1999 में एक नया कार्यक्रम SGSY यानी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना शुरू की गई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना रही। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको एक पूर्ण योजना के रूप में सूक्ष्म निकायों को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में क्षमता निर्माण करने, आधारभूत संरचना में सहयोग करने, तकनीकी ऋण और विपणन संपर्कों का इस कार्यक्रम के आवश्यक अवयवों के रूप में शामिल किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में आवश्यकता और गतिविधि समूहों के महत्व की पहचान करने, कमजोर वर्ग महिलाओं और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा उपाय को शामिल किया गया और इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50% लाभ सुनिश्चित किया गया। और सामान्य वर्ग के दोस्तों, ये व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए अनुपूर्ति योजना लागत की 30%, अधिकतम 7500 रुपये हो सकती है और अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में इस परियोजना की लागत 50% है जो अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकती है। इसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपए होगी। अब आगे देखते हैं गरीबी के बाद मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में। तो मजदूरी रोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका लक्ष्य कृषि के मौसम के बाद खाली समय, बाढ़, सूखे के अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से आर्थिक गतिविधि को सहयोग और मजदूरी करने वाले श्रमिकों की अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP को 6वीं और 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को 1989 में मिलाकर जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया गया और जवाहर रोजगार योजना बेरोजगार और कम रोजगार वाले ग्रामीणों के लिए अर्थपूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए किया गया। दोस्तों, प्रारंभ में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना और 10 लाख कुओं की स्कीम भी शामिल थी। इन दोनों स्कीमों को 1996 में 2 स्वतंत्र स्कीम बना दिया गया और जवाहर रोजगार योजना अपनी सहयोगी स्कीमों के साथ रोजगार की उत्पत्ति, वास्तविक मजदूरी में वृद्धि और उपयोगी सामुदायिक संपदा के निर्माण का कारण बनी और इस कोष का अधिकतम हिस्सा सड़क और भवनों के निर्माण पर खर्च किया गया। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के विपरीत जवाहर रोजगार योजना स्वलक्षित कार्यक्रम था जिसका लाभ जनसंख्या के निचले तबकों को हुआ और इस रोजगार का 47% से ज़्यादा लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति को हुआ। जवाहर रोजगार योजना के एक प्रमुख भाग के रूप में 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना यानी JGSY का प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, जवाहर समृद्धि योजना 1999 में शुरू की गई। ये ग्रामीण आर्थिक ढांचे के विकास का कार्यक्रम है जिसका द्वितीयक लक्ष्य रोजगार उत्पत्ति था। एक और कार्यक्रम है सुनिश्चित रोजगार योजना। 2 अक्टूबर 1993 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों और मुख्यतः जनजाति और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में प्रारंभ की गई। इसे वर्ष 1997-98 में सभी विकास खंडों में विस्तारित कर दिया गया। अब आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सुनिश्चित रोजगार योजना को गैर कृषि के मौसम में आने वाले कार्यों के रूप में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया और प्रारंभ में ये योजना मांग के अनुसार थी, लेकिन 1999 में राज्यों को गरीबी के आधार पर संसाधन आवंटित किए गए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये योजना 2000-2001 में सुनिश्चित रोजगार योजना के हिस्से के रूप में 845 सूखा प्रवण क्षेत्रों में लागू किया गया था और काम के बदले अनाज योजना का उद्देश्य खाद्यान्न सुरक्षा को मजदूरी रोजगार से जोड़ना था।
और दोस्तों ग्राम विकास कार्यक्रमों की तत्कालीन स्थिति क्या है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के अंत में और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक रही है, इसमें विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कमजोरियों को दूर करके उसको ध्यान में रखकर ग्राम विकास की इन योजनाओं का पुनर्गठन और विलय किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना और समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम और उनकी सहयोगी योजनाएं जैसे ट्राइसेम ड्वाक्रा का पुनर्गठन और विलय करके एक नई योजना, नई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को बनाई गई। और इस योजना का मूल उद्देश्य रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन आर्थिक ढांचे का सृजन और गरीबों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा का प्रावधान करना था। दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए बैंक ऋण और सरकारी अनुदान के माध्यम से आय उत्पन्न करने वाली संपदा उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए ग्राम्य समाज और विकास का पहला टॉपिक, ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में। इसमें आपने देखा कि किस तरह से भारत में ग्राम्य विकास कार्यक्रम लागू किए गए, विभिन्न योजनाएं लागू की गई गांव के विकास के लिए, गांव में गरीबी उन्मूलन के लिए और उनको रोजगार देने के लिए। ये सभी कार्यक्रम दोस्तों अभी भी गांव में चलाए जा रहे हैं, थोड़े बदले, बहुत थोड़े, कुछ बदले रूप में, कुछ नए रूपों में, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए और भी व्यवस्थित ढंग से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।